हमारी ये कोशिश रहती है कि समाज के सशक्तिकरण के लिए, समाज के उत्थान के लिए जो महिलाएं काम कर रही हैं उनसे हम आपको मिलवाएं। आज इसी कोशिश में हमारे साथ एचएस अधिकारी ओशिन शर्मा हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद भारत में। थैंक यू सो मच। थैंक आपसे ये जानना चाहूँगी, अफसर तो आप बन गई, लेकिन ये सोचा कब था कि अफसर ही बनना है? क्योंकि जब हम टीन एज में होते हैं, जब करियर के हम पीक पॉइंट पर होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है कि हमें ये भी करना चाहिए, हमें वो भी करना चाहिए। आपने कब सोचा कि मुझे ऑफिसर ही बनना है? मैं शुरुआत में डॉक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि जिस समय हम लोग 11th 12th कर रहे थे तो उस समय डॉक्टर और इंजीनियर्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था। विद टाइम जब कॉलेज में आई तो मैं कभी राजनीति भी करना चाहती थी और कभी मैं जर्नलिज़म में भी जाना चाहती थी, लेकिन वही है, जो डेस्टिनी ने सोचा होता है आपके लिए वही होता है। सो जब मैं यूनिवर्सिटी गई फॉर परसुइंग माय मास्टर्स इन केमिस्ट्री ऑनर्स, तो उसके बाद डिग्री ख़त्म होने के बाद रियलाइजेशन हुआ कि अभी तक कुछ भी नहीं किया है। नाउ टाइम हैज़ कम टू डू समथिंग टैंजिबल एंड मेरे पेरेंट्स ने उस समय ये चीज़ मेरे दिमाग में ज़रूर डाली कि वाई डोंट यू ट्राई टू अलाइन योर सेल्फ विद योर स्ट्रेंथ। तो मेरे में स्ट्रेंथ थी कि मैं पढ़ सकती थी, बैठ सकती थी, लंबे घंटों के लिए मैं आराम से कमरे में पढ़ सकती थी। तो परहैप्स दोज वर द रीज़न जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए। ओशिन जी, कई बार हम ये देखते हैं कि बार बार हमें भी लगता है हमारी समाज में जो सरकारी नौकरी और निजी क्षेत्र में अगर कोई आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसको बड़ी अलग दृष्टि से देखा जाता है। आपके साथ कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है? क्योंकि मम्मी पापा हमें भी हमेशा कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ऐसा होता है। आप इस नोशन को किस तरह से देखती हैं? आई थिंक समय चेंज हो चुका है। अब पेरेंट्स जो वो करना चाहते थे खुद एक समय में, पहले ऐसा होता था कि दे ट्राई टू इम्पोज देयर ड्रीम्स ऑन देयर चिल्ड्रन, बट अब ऐसा नहीं है। समय बदल चुका है और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनका बच्चा खुश रहे। खुशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। सो अगर बच्चे को खुशी एक आर्टिस्ट बनने में मिलती है या सिंगर बनने में मिलती है या डांसर बनने में मिलती है, पर से बिज़नेस परस्यू करने में मिलती है, तो मुझे लगता है पेरेंट्स अब चेंज हो रहे हैं, उनकी विचारधारा चेंज हो रही है विद ऑल दिस मोटिवेशन कल्चर गोइंग अराउंड। तो चेंजेस आर डेफिनेटली कमिंग। और अगर मैं अपनी बात करूं तो क्योंकि मैंने हमेशा से एकेडमिक ही फील्ड मैंने परस्यू की है, तो मेरे लिए शायद एक नेचुरल था कि मैं एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड अप करूँगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ और भी करना चाहती, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे एग्ज़ाम नहीं निकलता तो मैं ज़रूर एक टीचर होती, और टीचर भी होती मैं कोचिंग सेंटर वाली टीचर होती। तो सो वो मेरा बिज़नेस ज़रूर होता। तो मुझे लगता है चीज़ें ऐसे भी हो सकती थी। अभी भी आप एक अधिकारी के तौर पर भी हैं और साथ में बच्चों को भी आप पढ़ाती हैं। आपकी कई वीडियोस भी हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी देखते हैं कि आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती हैं, बच्चों को इतिहास के विषय में अवगत करवा रही होती हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का इतिहास हो या फिर पंचायती राज दिवस पर भी आपने अपनी एक वीडियो डाली थी जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो ये बच्चों के साथ कनेक्ट का कब सोचा? क्योंकि अक्सर हम अधिकारियों को देखते हैं कि उनका ज़्यादा लेन देन, मतलब ज़्यादा कनेक्शन जनता के साथ डायरेक्टली नहीं होता। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या मानती हैं? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मैं ये मानती हूँ, जब मैं अपने प्रेपरेशन डेज़ में थी तो हर इंसान तैयारी के समय सोचता है कि मैं जब नौकरी में आऊँगा तो मैं क्या ऐसा मॉन्यूमेंटल चेंज लेकर आऊँगा। तो मॉन्यूमेंटल तो नहीं कह सकते, बट मैं यही सोचती हूँ कि हमारे हिमाचल में ऐसे बहुत से बैकवर्ड एरियाज़ हैं। इफ़ यू से भरमौर, पांगी, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं बाहर नहीं निकल पाए हैं मेन स्ट्रीम में, और इन बच्चों के पास कोई भी ऐसे साधन उपलब्ध नहीं है। अगर कोचिंग करने जाएंगे सो दे हैव टू गो टू चंडीगढ़, और वो शिमला आने की सोचेंगे नहीं तो सब इकोनॉमिकली इतने वेल ऑफ नहीं होते हैं। तो मेरा आइडिया, मेरा चैनल खोलने का यही था, जो मैंने यूट्यूब पे भी खोला है, कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितनी मर्ज़ी बिज़ी रहूँ, आई विल मेक वीडियोज़ फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है। क्योंकि आज गाइडेंस के नाम पे बहुत सारे लोग ठग भी रहे हैं हमारे बच्चों को। एंड अगेन एज आई सेड, दे आर रनिंग टू चंडीगढ़ एंड दिल्ली। वीडियो के तौर पर भी आपने काम किया है, अब आप एसडीएम हैं। डिफरेंस कहाँ देखती हैं? क्योंकि आप एक जब धरातल पर काम करते हैं, आपका बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना भी होता है। कई बार ऐसे भी लोग आते हैं जो आपको लगता है कि ये काम तो घर में भी सुलझ सकता था, लेकिन लोग अधिकारी के पास आते हैं। आपके इस विषय में क्या अनुभव रहे हैं?
अभी मैं एसडीएम के पद पे नहीं हूँ. अभी राइट नाउ आई एम असिस्टेंट कमिश्नर कम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. वेरी सून आई विल बी गेटिंग माई कैडर पोस्टिंग. बट जितना मैंने अपने सीनियर्स के एक्सपीरियंस से सीखा है वो तो यही है कि एक एसडीएम को लिंचपिन माना जाता है उस एरिया की, उस जुरिस्डिक्शन की. तो कोई भी छोटे से छोटा मसला जो होगा, चाहे वो घरेलू मसला ही क्यों ना हो, लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं एक एसडीएम के ऊपर. उनको लगता है कि अगर कोई जस्टिस कर सकता है तो यही व्यक्ति कर सकता है. सो आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दैट रोल. कुछ समय पहले हमने देखा कि वृद्ध लोगों के बाल संवार रही थी, उनको जीने की एक वजह दे रही थी. इसके पीछे ओशिन का क्या मकसद है? क्योंकि जब भी हम ओशिन को देखते हैं कि लोगों के बीच में ही रहते हैं. इसका शायद रीज़न ये है कि मैंने अपना बहुत समय जो है बचपन का अपनी दादी के साथ बिताया हुआ है. और मैं मानती हूँ मेरे में जो भी 3-4 अच्छी क्वालिटीज़ होंगी ऑफ दिस हम्बलनेस एंड एवरीथिंग, वो मेरी दादी से आई है. वी आर गद्दी एंड भेड़ों के साथ ही हम बचपन से रहे हैं. आई हैव सीन दैट कंपैशनेट साइड ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स. मैं आपको बताऊँ तो जब हमारी बहुत सारी बकरियाँ हुआ करती थी एंड जिस दिन भी कोई बकरी बिकती थी मेरे दादा के हाथों, तो दादा उस दिन रात को खाना नहीं खाते थे क्योंकि उनको पता था कि आज ये बकरी कटने वाली है. तो एक इतना फैमिली बॉन्ड टाइप कनेक्शन आप एनिमल से रख रहे हैं तो ह्यूमंस तो बहुत ऊपर आते हैं. तो मुझे लगता है वो कंपैशनेट साइड आफ्टर आई लॉस्ट माई दादी वो ज़्यादा बढ़ गई. तो कहीं पे भी अगर मुझे ओल्ड एज एल्डरली दिखते हैं एंड स्पेशली ये कलाथ में है, मैं आपको बताऊँ मनाली में, तो ये लोग वही हैं जो जिनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया है एंड फ्यू विमेन आर मेंटली रिटार्डेड. तो उनके पास कोई पर्पस नहीं है. तो मैं ऐसी एक लड़की से मिली, करिश्मा, और करिश्मा भी अपने आप में मिसाल थी क्योंकि वो लड़की पहले एक छोटे से पार्लर में काम कर रही है किसी के अंडर और 2 महीने बाद उसका अपना एक सलून खुलता है. तो वो सबसे पहला काम यही करती है कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ. सो वी कोलैबोरेटेड और हमने उनको दिन दिया और वो इतने खुश थे, सारे के सारी लेडीज़ और सारे के सारे जेंट्स भी इतने ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनको लगा शायद कोई अपना हमारे लिए कुछ कर रहा है. ओशिन शर्मा को लोग कहते हैं कि ओशिन शर्मा सोशल मीडिया सेंसेशन भी हैं. सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, सुनते हैं, आप जो कहती हैं उस पर अपने कमेंट्स भी देते हैं. तो आपको कभी लगा कि ये सोशल मीडिया हमारे लिए क्या वरदान है या फिर इसके कुछ, जिस तरह हम प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं, आपको इस विषय में क्या लगा? सोशल मीडिया इज़ अ सिंपल टूल. वो किसके हाथ लगता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. इसका वाइडली यूज़ हो रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट्स आर एबल टू कनेक्ट विद पीपल मोर डीपली. इसका जब मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है तो बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर केसेस हो रहे हैं, सोशल मीडिया बुलिंग हो रही है, ट्रोलिंग हो रही है. तो ये सिर्फ एक टूल है. इम्पॉर्टेंट है लोगों को थोड़ा सा जागरूक करना कि बहुत सारे लोग जो ऐसा कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे लोगों को, उससे क्या होता है कि लोगों की मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होती है. चलो मेरे केस में ऐसा है कि आई हैव सीन इट ऑल. तो अब वो कहते हैं ना चमड़ी मोटी हो चुकी है, तो अब ज़्यादा हम कमेंट्स को नहीं देखते. आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था डांस करते हुए, उसमें आप दिख रही थी. आपने उस पर बाद में आपने एक वीडियो भी बनाई थी कि आपने कहा कि लोगों को इस तरह के कमेंट्स नहीं करने चाहिए. जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आप सोसाइटी के इस नोशन को किस तरह से देखती हैं? क्योंकि कई बार सोसाइटी में ऑर्थोडॉक्सिकल बिलीफ्स हैं और एक महिला अधिकारी होने के नाते भी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि इससे डील कैसे किया जा सकता है. जैसे मैंने वीडियो में भी कहा था कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ. जो हमारी बहुत ज़्यादा पावरफुल लेडीज़ जो पार्लियामेंट में भी बैठी हैं, वो अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही है कि उनके एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, हेल्थ ऐसी होनी चाहिए, बट न्यूज़ में जो हेडलाइंस होती हैं वो ये होती हैं कि आज मैडम ने इस कलर की साड़ी पहनी या अपना जो उन्होंने पल्लू है वो इस प्रकार से लपेटा. सो ये आप देख सकते हैं कि एक जो पेट्रियार्कल थॉट है, एक पुराना जो एक विचार है, वो आज भी जीवित है. नो डाउट हम 21वीं शताब्दी में पहुंच चुके हैं. तो उन लेडीज़ को भी इसमें से निकल कर आगे बढ़ना पड़ता है. टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मेरा जो ये वीडियो था वो मेरे बर्थडे का था, 2 साल पहले का था. आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज ऑफ माई लाइफ एंड आई रिमेंबर कि मैंने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पे डाला था हार्डली फॉर मे बी 1 or 2 day. बट किसी ने वहाँ से उठा के उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला था. बट उस समय इस बात पे इतना ज़्यादा बवाल नहीं उठा था जितना इस बार. सो कुछ फेक पेजेस मेरे बनाए गए एंड दे डेलिबरेटली स्टार्टेड अपलोडिंग दीज वीडियोज़ अगेन. तो फिर उसमें मुझे बाकी कॉमेंट से जेन्युइनली ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है.
बट जो कमेंट था कि आप हमारी बच्चियों को मिसलीड कर रही हैं, सो दैट वाज द रीज़न मुझे लगा कि आई शुड स्पीक। अगर मैं नहीं बोलूँगी मेरे लिए, तो फिर कौन बोलेगा। आपने कहा कि आप लाइफ के एक बहुत बुरे दौर से भी गुजरी हैं, उस दौर से निकले आप कैसे? क्योंकि उस समय आपने सोशल मीडिया पर भी लाइव आकर अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, क्योंकि महिलाओं के साथ अक्सर सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अब जिस तरह से महिलाओं के साथ अगर फ्यूचर में भी ऐसा होता है, उस समय आपकी स्थिति क्या थी? क्योंकि आपसे बात करने का शायद हमें मौका नहीं मिला उस समय। राइट मैं कभी नहीं चाहूँगी किसी भी लेडी की लाइफ में ऐसा कोई टाइम आए, बट मुझे लगता है कि अब लेडीज़ को ये चीज़ें कुछ समझना बहुत ज़रूरी होती है। एक प्रिवेंटिव मेजर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं जब छोटी थी तो मुझे समझ नहीं आता था कि हमारी मम्मी ऐसा क्यों बोल रही है कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, मतलब क्यों ज़रूरी है इतना? क्योंकि लड़की के लिए तो ऑप्शंस बहुत रहते हैं कि अगर नहीं पढ़ना है तो चलो तुम्हारी शादी करा देते हैं, आपको घर बैठे कोई ज़िंदगी भर खिला भी देगा, 3 वक्त का भी खिला देगा खाना, 4 वक्त का भी खिला देगा, कोई आपके लिए कपड़े मांगेंगे तो 3-4 जोड़ी कपड़े भी ले आएगा। Then why it is important for women to be financially independent? Because with financial independence comes mental independence. That is the time जब आपके पास mental independence आती है, आप अपने decisions खुद ले पाती हैं। क्योंकि अगर मुझे लगता है मेरी जगह अगर कोई ऐसी लेडी होती जिसके पास नौकरी नहीं है, जो कि बहुत सारे केसेस में मुझे उसके बाद सुनने में आया, तो उन लेडीज़ के पास ये था कि वो उस जगह को छोड़ना चाह रही हैं, उस अब्यूज़िव माहौल को छोड़ना चाह रही हैं, लेकिन वो जाएंगी कहाँ? एंड दिस इज़ द रीज़न वो जो अब्यूज़ का साइकिल होता है वो चलता ही रहता है। बिकॉज जो अब्यूज़र है उसको पता है दैट शी वोंट बी एबल टू लीव मी, मेरे बच्चे भी हैं इसके साथ और ये जाएगी तो कहाँ जाएगी। तो मैं इसलिए लेडीज़ को बोलना चाहती हूँ, जब आपके पेरेंट्स भी आपको कहें कि कमाओ तो ज़रूर कमाओ, वो चाहे 2 वक्त की रोटी अपने हाथ की ही कमाओ। एडिंग टू दिस, बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो अच्छी खासी क्वालिफाइड हैं बट स्टिल दे आर चूजिंग टू सिट एट होम। So I think this is a recipe for disaster. ओशिन, हम लगातार बात करते हैं बहुत सारे अधिकारियों से जिनसे भी हम मिलते हैं। एक बात ज़रूर पूछते हैं कि अधिकारियों पर पॉलिटिकल प्रेशर कितना रहता है? आपकी नज़र में इस पॉलिटिकल प्रेशर के क्या मायने हैं? देखिए, जो चीज़ खुद प्रेशराइज्ड होती है नेचुरली है कि उसके कुछ स्पिल ओवर इफ़ेक्ट्स भी होंगे, वो चीज़ दूसरों को भी थोड़ा बहुत प्रेशराइज करेगी। उसका सबसे प्रैक्टिकल रीज़न ये है कि पॉलिटिशियंस हैव टू कम बैक आफ्टर 5 years. सो इट इज़ नॉट अ गेम ऑफ पॉम्प एंड शो, बट इट इज़ अ गेम ऑफ सर्वाइवल। तो जब बात सर्वाइवल की आ जाती है, ऑन द अदर हैंड ऑफिसर को पता है कि उसने अगले काफ़ी साल एक ही सीट पे बैठना है या ज़्यादा ही आगे बढ़ना है, तो वो इतनी टेंशन भी नहीं लेते चीज़ों की। बट इन लोगों की जवाबदेही होती है अपने लोगों के प्रति। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इस इंस्टीट्यूशन एज अ होल की। तो मुझे लगता है इसमें ऑफिसर्स की भी कुछ नेग्लिजेंस रहती है। अगर वो काम नहीं कर रहे जैसा करना चाहिए लोगों के लिए, तो आई थिंक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होगी और प्रेशर भी होगा। बट हैविंग सेड दैट, देयर शुड ऑलवेज बी अ लाइन ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे की इज्जत करेंगे, तभी एक अच्छा मैसेज जो है वो समाज में जाता है। बिकॉज एक एमएलए कभी अकेले काम नहीं कर सकता अगर उसे एक एसडीएम ठीक ना मिला हो, अदरवाइज क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोनों जो है, इफ़ दे आर वर्किंग फॉर द सेम सेट ऑफ पीपल, सेम जुरिस्डिक्शन में, सो व्हाई नॉट टू वर्क टुगेदर। हम कई बार अपनी लाइफ में अक्सर हम फेलियर से भी गुजरते हैं। आपसे भी जानना चाहूँगी, आपकी लाइफ में फेलियर्स आए और आपने उनसे डील कैसे किया? फेलियर्स तो सभी की लाइफ में आते हैं, बट ये आपको चूज़ करना है कि आपने खुद के ऊपर फेलियर का ठप्पा लगा दिया है कि नहीं लगा दिया है। जब तक नहीं लगाया है तब तक आई डोंट थिंक सो यू आर अ फेलियर। फेलियर को मैं ऐसा मानती हूँ कि बचपन में ही, जैसे एज अ गर्ल आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ बुलिंग। मैंने देखा है लोगों को बात करते हुए, लड़कियों को बात करते हुए, क्योंकि जो बहुत ईजी और वीक टारगेट्स होते हैं तो उनको लोग थोड़ा सा ज़्यादा तंग करते भी हैं। सो आई यूज़ टू से टू माई सेल्फ कि मैं जब बड़ी हो जाऊँगी ना, मैं बोला करूँगी। एंड दिस इज़ द रीज़न आई हैव चोज़न टू स्पीक ऑन वेरियस इशूज़, मेरे अपने भी मुद्दों पे भी। तो मुझे लगता है ज़रूरी है। एकेडमिकली मैं तो, मेरा क्लर्क का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था, उसमें भी मैं लास्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है उसमें वेटिंग में आई थी। सो लोग कहते थे कि ये तो क्लर्क भी नहीं बनेगी। एंड मेरी सिस्टर मुझसे पहले जॉब लग गई थी, जो कि 4 साल छोटी है। तो आई रिमेंबर वन इंसिडेंट, मेरे पापा चले हुए थे और वो किसी के साथ चले हुए थे, तो मेरी सिस्टर रिसेंटली जॉब में आई थी, मैं और मेरी बहन आगे आगे चले हुए थे। सो जो अंकल थे उन्होंने कहा कि कौन सी वाली बिटिया जॉब लगी है। सो
सोसाइटी के अकॉर्डिंग बड़ी बिटिया है, उम्र में भी बड़ी है, तो यही नौकरी लगी होगी. सो ही कॉल्ड मी एंड कंग्रेचुलेटेड मी. मैंने कहा नहीं अंकल, मैं नहीं, ये छोटी वाली लगी है. तो उनके एक्सप्रेशन देखने लायक थे कि ये इतनी बड़ी होके 27 साल की हो गई है, तब भी ये नौकरी नहीं लगी, और ये दूसरी जो है वो 22-23 साल की लड़की है, नौकरी लग गई. तो ये उनकी बात नहीं है, सोसाइटी में आपको ऐसा ऐसा दिखेगा, बट इम्पॉर्टेंट है सबकी अपनी जर्नी है, आपको कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है. ट्रेनिंग में आपको किस तरह की बातें सिखाई जाती है? पब्लिक डीलिंग, क्योंकि पहले भी मैंने आपसे पूछा था कि पब्लिक डीलिंग एक मेन चीज़ रहती है, और दूसरा ये कि कई बार ऑफिस में जिस तरह के लोग आते हैं, कई आपको धमकी देकर जाते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो मैं शिकायत कर दूंगी आपकी. आपके साथ कभी ऐसा हुआ प्रैक्टिकल फील्ड में? ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और हमको लगभग HAS प्रोबेशनर्स को लगभग 1 साल ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग में हमको यही सिखाया जाता है कि पब्लिक डीलिंग ही आपका काम है, आपकी वहाँ अंग्रेज़ी काम नहीं आने वाली. जितने ज़्यादा हम्बल और डाउन टू अर्थ आप लोगों के बीच में बैठेंगे, उतना ज़्यादा वो आपको अपने ग्रीवियंसेस बता पाएंगे. तो ट्रेनिंग में सिखाया गया था, और हमारी टीचर ज्योति राणा मैडम, जो कि SDM मनाली भी रही हैं, नाहन भी रही हैं, शी इज़ अ वंडरफुल टीचर. उनकी केस स्टडीज़ से हम आज तक सीखते हैं. इनफैक्ट कई लोग मनाली में कहते हैं कि आपको देख के हमें ज्योति मैडम की याद आती है, तो मुझे अपने आप में बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगता है ये. इट्स अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. तो ये है. एंड सेकंड, जो आपने कहा कि ऐसे कुछ इंसिडेंट्स तो होते रहते हैं. कई बार क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि सामने वाले शायद बिज़ी भी होंगे या कुछ और भी हो सकता है. उनको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए. तो फ्यू डेज़ बैक एक लेडी का मुझे फ़ोन आया, तो शी वांटेड अ NOC अपने उस एरिया के लिए. घर बनाना चाह रही हैं वो कुछ, तो क्योंकि वो बाहर रहती थी और काफ़ी समय बाद यहाँ आई है, तो वो शिकायत कर रही थी मेरी सेक्रेटरी की कि आपका सेक्रेटरी ऐसा है वैसा है, मैडम कुछ कीजिए. तो आई जस्ट टोल्ड हर कि मैं ना अभी ऑफिस में नहीं हूँ, मैंने 3-4 दिन बाद ऑफिस आना है. तो शी सेड नहीं, मैं उन मंत्री से आपकी शिकायत कर दूंगी. तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे इनको समझाएं तो कैसे समझाएं, बट देन अगेन आई थिंक समझ जाते हैं लोग अगर आप उनको पोलाइटली समझाएं तो. महिलाओं के लिए क्या मैसेज है? क्योंकि लगातार हमने आपको देखा. एक सवाल आपसे और भी, आपका सोशल मीडिया चेक कर रही थी, उसमें ओशीन कॉर्नर आपने एक बनाया है. ये ओशीन कॉर्नर के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? ओशीन्स कॉर्नर इज़ माई यूट्यूब चैनल, और ओशीन्स कॉर्नर का मतलब है कि एक ओशीन की दुनिया मेरे अपने एंगल से. तो वहाँ पे यही है, मैं सिर्फ अपने एकेडमिक वीडियो नहीं डालती हूँ पढ़ाने के, मैं उसमें अपनी छोटी छोटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो अगर मैं कहीं स्कूल में गई हूँ या अगर मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया है, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो आम जनता है हिमाचल की, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि ऑफिसर का मतलब ये नहीं है कि एक पुतला जो कुर्सी के साथ अटक के बैठ गया है और 60-70 हज़ार रुपये की सैलरी ले रहा है. ऐसा नहीं है. हम भी इंसान हैं, और हम भी उठकर चेयर को छोड़ के लोगों से जाके मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और इस बारे में आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं. द थिंग इज़, शायद हम खुद ऑफिसर्स करना ही नहीं चाहते हैं ये चीज़. तो इसीलिए मैं अपनी लाइफ को शेयर करती रहती हूँ लोगों के साथ, ताकि उनको पता चलते रहे कि व्हाट एम आई अप टू. ओशीन कॉर्नर की जब हम बात करते हैं, ओशीन का इनर कॉर्नर क्या है? समाज के लिए ओशीन क्या करना चाहती है? मैं हमेशा से ही बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए और बुज़ुर्ग लोगों के लिए ये मेरे टारगेट ग्रुप्स रहे हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ ये तीनों ग्रुप्स बड़े वल्नरेबल हैं, बड़े इजी टारगेट्स हैं. जब बच्चा होता है उसके पास भी कोई भी एज यू कैन से कि स्ट्रेंथ नहीं होती है, कुछ गड़बड़ हो जाए उसको पता ही नहीं है उसको हैंडल कैसे करना है. सेम इज़ द केस विद बुज़ुर्ग ऑल्सो. तो वो बच्चा और बुढ़ापा जो है ना, मैं मानती हूँ सेम एज की चीज़ें हैं. तो इन लोगों को मुझे लगता है हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. पॉलिसीज़ की ऐसी ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशंस की ऐसी ज़रूरत है जो इन लोगों की नीड्स को केटर कर सके. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. आज खास मुलाकात में हमारे साथ HAS अधिकारी ओशीन शर्मा थे. हमने बहुत सारे मुद्दों पर बात की. हिमाचल प्रदेश में सर्वांगीण विकास से लेकर महिला सशक्तिकरण की बात हमने ओशीन शर्मा से की, और फिलहाल ओशीन हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए क्या करना चाहती है, किस वर्ग के लिए ओशीन काम करना चाहती है, इन सब मुद्दों पर हमने ओशीन से खुलकर बात की. तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही. नमस्कार.